हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का, है ना, फिजिक्स। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, आज का पहला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। करा आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र, देखिए दोस्तों, संधारित्र किसे कहते हैं पहले ये समझिए। तो दो समानांतर पट्टियों के द्वारा एक ऐसा निकाय जिस पर किसी विद्युत विभव V के द्वारा अगर उस पर आवेश का प्रवाह कराते हैं, क्या कराते हैं दोस्तों? आवेश का प्रवाह कराते हैं। किसका? आवेश का प्रवाह कराते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाता है, एक साइड पर प्लस आवेश हो जाता है और एक साइड पर क्या होता है, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब एक साइड पर अगर एक पट्टी पर प्लस आवेश होगा, ठीक है, और एक पट्टी पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस आवेश होगा। तो एक पर प्लस आवेश और एक पर माइनस आवेश, यानी प्लस आवेश यानी प्लस पट्टी पर प्लस मान होगा और माइनस वाले जो पट्टी है उस पर दोस्तों माइनस मान होगा। यानी दोनों मान को अगर हम सम करेंगे, योग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कुल आवेश क्या मिला आपको? कुल आवेश क्या मिला हमको? 0 मिला। एक पट्टी पर प्लस आवेश और एक पट्टी पर माइनस आवेश, तो दोनों आवेश का सम के तो क्या मिला दोस्तों, 0 मिला। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर, शून्य होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव भी कर रहे होंगे दोस्तों। आइए, प्रश्न नंबर 2 है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। करा एक उच्चई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के बारे में पहले अच्छे से समझिए कि ट्रांसफार्मर होती क्या है। वैसा उपकरण दोस्तों जिसमें तांबा के बहुत सारे तार को लुपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है और वह कुंडली जो है दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक उच्चई और एक अपचयी, यानी दोनों में धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक से होता है, तो उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर दोस्तों दो प्रकार की होती है। पहला होता है पहला ट्रांसफार्मर जिसे हम उच्चई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों अपचयी ट्रांसफार्मर। यानी उच्चई ट्रांसफार्मर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एसी टू कन्वर्जन डीसी, यानी एसी से डीसी में बदलना। क्लियर? अब यहां पर समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि एसी जो होगा, एसी वाले में एसी जो होगा वह प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित होगा। यानी ये प्राइमरी कॉइल है, इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली। तो दोस्तों मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली को हम N1 के द्वारा, और ये है दोस्तों डीसी का वैल्यू है, यानी इसमें डीसी धारा उत्पन्न होगा। इसके प्रेरण से डीसी धारा उत्पन्न होगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे डीसी। क्लियर? अब यहां पर फेरों की संख्या n हमने माना N1 और इस वाले का फेरों की संख्या N2 मानेगा। क्लियर है दोस्तों? तो आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान समझिए। कहा द्वितीय कुंडली की तुलना में होगा, क्या होगा? यानी जो प्राथमिक कुंडली है वह द्वितीय कुंडली की तुलना में क्या होगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे प्राथमिक कुंडली क्या है दोस्तों? प्राथमिक कुंडली N1 है ना, और ये द्वितीय कुंडली क्या है दोस्तों? N2 है ना। तो द्वितीय कुंडली कह रहा है कि द्वितीय जो कुंडली है ना, प्राथमिक कुंडली की तुलना में होगा। यानी द्वितीय कुंडली जो है दोस्तों वो प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक कुंडली की तुलना में द्वितीय कुंडली क्या होगा? कम होता है। इसका मतलब प्राथमिक कुंडली क्या होगा? बड़ा होगा। N1 बड़ा है N2 से, यानी कम होगा। तो आप ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, कम होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों ज्यादा ध्यान से देखिएगा। करा जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई होगी। यानी चौड़ाई पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पर मान लेते हैं ये प्रकाश स्रोत है, कोई दोस्तों यहां पर लाइट है, ध्यान से समझिएगा। क्लियर? ये लाइट है और यहां पर मैं मान लेता हूं एक पर्दा है। क्लियर है? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जब भी प्रकाश निकलेगी तो लाइट इधर से ऐसे निकलेगा,
यानी लाइट की जो प्रकाश है दोस्तों यहां से निकलकर ऐसे फैलेगी। क्लियर। अगर हम इस लाइट को अगर यहां पर रखते तो ये कम मात्रा में फैलती, अगर यहां पर लाइट को रखते तो ये कम मात्रा में ऐसे रेडिएशन फैलती। इसका मतलब कि दूरी अगर हम लाइट के साथ बढ़ा रहे हैं, पर्दा ये क्या है दोस्तों, पर्दा है, और ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्लियर है, प्रकाश स्रोत है। क्लियर है ना, स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है और ये पर्दा है। पर्दा और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, दूरी बढ़ जाए यानी दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई पर क्या होगी, मतलब प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना प्रकाश निकलने वाली यहां से जो जा रही है, इसी को तो हम प्रिज्म कहते हैं। यानी इसको हम जब प्रिज्म कहते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको हम जब प्रिज्म कहते हैं यानी प्रिज्म कहते हैं, तो ये प्रिज्म की चौड़ाई क्या होगी, प्रकाश अगर यहां पर है, इसको हम यहां पर कर देंगे तो और चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाती है। यानी अगर आप पर्दा और प्रकाश के बीच की दूरियां बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रकाश और बीच की दूरियां बढ़ाइएगा तो क्या होगी, प्रिज्म की चौड़ाई बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, ध्यान से समझिएगा। कर प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश जो होता है ना, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये बात तो सही कर रहा है, लेकिन ये तरंगे क्या होती है, ये पूछ रहा है कि क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जब भी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होगी तो वह एक प्रकार का ध्रुवण प्रदर्शित करेगी। क्या करेगी, ध्रुवण, यानी वह ध्रुवण प्रदर्शित करती है, यानी इस तरह से वो ध्रुवित करती हुई गति करती है। तो जब ध्रुवित करती हुई गति करती है तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ध्रुवण हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक क्लियर होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा फटाफट से सभी विद्यार्थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, करा एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन कौन सी भौतिक राशि के समान होगी। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वह बातम कक्षाओं में हमेशा चक्रण करता है। अगर बात करूं मैं किसी नाभिक पे ही, तो ये नाभिक हो गया, तो नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कौन गति करता है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, जब बाह्यतम कक्षा में गति करता है इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कक्षा में गति करने की क्रिया जो होती है, जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है, वह स्पीड हमेशा एक दिशा में होती है, यानी एक दिशा में होती है। क्लियर। फिर बोल रहा है कि फोटोन, ध्यान समझिएगा, यहां पर बोल रहा है फोटोन की कौन सी भौतिक राशि। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरे जगह तक गति करने लगता है तो इसी गति की क्रिया को हम लोग क्या कहते थे दोस्तों, फोटोन कहते थे। क्लियर है। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक गति करने लगता है, संचरण करने लगता है, तो संचरण की क्रिया ही तो फोटोन कहलाती है। जब संचरण की क्रिया फोटोन कहलाएगी तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन अगर ये कक्षा में ऑर्बिट करता है तो इसका संवेग, और यहां पर जब दोस्तों प्रकाश ऊर्जा में उत्पन्न होता है फोटोन के रूप में, तो उसका संवेग, दोनों का संवेग क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, संवेग समान होता है। तो पूछ क्या रहा दोस्तों, कौन सी भौतिक राशि समान होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, संवेग। क्लियर। उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, पी प्रकार के अर्धचालक की बात हो रही है ना, तो पी प्रकार के अर्धचालकों में होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां पर समझने का प्रयास करिएगा कि जो प्रोटॉन होते हैं अर्धचालकों के लिए होते हैं। ठीक है। तो यहां पर आप समझेंगे कि जो प्रोटॉन पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं दोस्तों, तो पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए दोस्तों जो होल होता है ना, होल है ना, होल जिसे हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, कोटर, या इसे छिद्र भी बोलते हैं। ठीक है, छिद्र भी बोलते हैं। तो कोटर आवेश वाहक होते हैं, ध्यान समझिएगा, आवेश वाहक अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक, बहुसंख्यक मतलब अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में कौन होते हैं दोस्तों, तो होल होते हैं। और कम मात्रा में कौन होते हैं, तो कम मात्रा में, अल्पसंख्यक मात्रा में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर।
तो पूछ क्या रहा है किसमें होगा, तो इसमें देखो दोस्तों यहाँ पर जो बिस्मथ है ये तो एन प्रकार के अर्धचालक हैं, एन टाइप के, ध्यान समझिएगा। एन टाइप, ये फास्फोरस है तो ये भी एन टाइप के अर्धचालक होते हैं। आर्सेनस ये भी एन टाइप के। तो आपसे पूछा क्या दोस्तों, पी टाइप, तो पी टाइप क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, बोरॉन हो जाएगा। क्लियर, यानी बोरॉन जो होता है पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। इसमें आवेशवाहक दोस्तों पी प्रकार के होल होता है, और कम बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होता है, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कह रहा है कि UHF आवृत्ति का तरंग प्रातः कैसे संचारित होता है। यानी दोस्तों ये संचरण के बारे में बात कर रहा है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि UHF होता क्या है। U का मतलब दोस्तों क्या होता है, U का मतलब अल्ट्रा होता है। क्या होता है, U का मतलब अल्ट्रा, यानी U का मतलब अल्ट्रा होता है। क्लियर। और H का मतलब क्या होता है दोस्तों, H का मतलब हाई होता है। क्लियर। F का मतलब फ्रीक्वेंसी, क्या होता है F का मतलब फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, यानी F का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, यह अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होता है दोस्तों। पूछ रहा है कि कैसे संचरित होता है, ये बात पूछ रहा है। तो इसकी पहले हम लोग रेंज समझेंगे। तो इसका रेंज जो होता है 300 मेगाहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज टू, है ना दोस्तों, 3 गीगाहर्ट्ज होता है। क्लियर है, यानी इसका अगर आवृत्ति आपसे पूछे तो ध्यान समझिएगा 300 मेगाहर्ट्ज से, है ना, 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होता है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात आपको समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों कि ये कैसा संचरित होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है तो कैसा संचरित होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, अंतरिक्ष तरंगे। यह एक प्रकार की अंतरिक्ष तरंगे होती है। क्लियर। अगला प्रश्न नंबर 1, आवेश का परिणामी करण दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका, ध्यान समझिएगा, कर आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश संभव नहीं है। क्लियर। अगला बोल रहा है कि एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी तीसरा बोल रहा है दोस्तों कणों पर आवेश होता है, और चौथा बोल रहा है एक कण पर न्यूनतम, है ना, अनुमेय आवेश होता है। यहाँ पर बोल रहा है अनुमेय, ध्यान समझिएगा, अनुमेय आवेश है। यानी आवेश का परिमाणीकरण, है ना, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। क्या दर्शाएगा, तो आवेश का परिमाणीकरण यही दर्शाएगा दोस्तों, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभवतः नहीं है, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो विभव मापी से क्या मापा जाता है दोस्तों, धारा, प्रतिरोध, विभवांतर, इनमें से सभी। तो दोस्तों देखिए विभव मापी है यानी पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, तो विभवांतर होता है, यानी इसका हो जाएगा आंसर सी इज द राइट आंसर, विभवांतर। क्लियर। अगला प्रश्न जो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा। देखिए दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब इस तरह से घटना घटती है। क्लियर है, यानी इस तरह से घटना जो घटती है, यानी प्रत्येक उसके जो अपवर्तन और परावर्तन कोण जो होते हैं, आई कोण और कोण आर, दोनों का सम क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि कोण आई प्लस कोण आर जो होता है हमेशा साइन 90 डिग्री के इक्वल होता है, और जब साइन 90 डिग्री के इक्वल होगा तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति के लिए गुणांक होता है, तो क्या हो जाएगा, वी इज द राइट आंसर दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न जो 11 है, हवा में ई आर जो है दोस्तों का मान होगा। कह रहा है कि हवा में ई आर, यहाँ पर इक्सलॉन नॉट ये है, क्या दोस्तों इक्सलॉन है, इक्सलॉन आर का मान पूछ रहा है कि क्या होता है, हवा में ई आर का मान क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, हवा में ई आर का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों हवा में ई आर का मान क्या होगा, तो हवा में दोस्तों तथा माध्यम में, है ना, माध्यम में दोनों का वैल्यू गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब हवा में पूछे तो 1 बटा का इप्सिलॉन नॉट लिख दीजिएगा। इसका मतलब है दोस्तों कह सकते हैं कि अगर लगभग दोस्तों है ई आर जो है लगभग क्या हो जाए, माध्यम के बराबर हो जाए, इसका मतलब ई आर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं यहां तक मेरी बात को अच्छे से आप लोग अचीव कर रहे होंगे और समझ में आ रहे हैं। मजा आ रहा होगा तो फटाफट से एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं सही है? करा कौन संबंध जो है सही है, ध्यान समझिएगा। इनमें से कौन संबंध सही है? देखिए दोस्तों, ई जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दर्शाता है और यह एफ है वो बल को दर्शा रहा है। क्लियर? और ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता को है ना, क्षेत्र को। क्लियर है? और जो यू क्यू है ना दोस्तों, ये आवेश को दर्शा रहा है। क्लियर? तो बोल रहा है कि निम्न में कौन सही है। तो सही की अगर बात करता है दोस्तों तो ध्यान समझिएगा, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा में क्यू, यानी ई बराबर एफ बाई क्यू, यही सही है, पहला ही सही है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर होगा तो फटाफट से एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? कर एकांकी चालक, एकांकी चालक का मतलब क्या होता है? एक वैसा चालक जिससे धारा का प्रवाह स्वतः किया जाता हो, है ना, यानी कुल हो जाता हो। तो इसका मतलब कर रहा है कि इसका अनुपात क्या होता है, यानी अचर का मान होगा क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा कुल विभव, सॉरी कुल आवेश होगा। क्या होगा दोस्तों? कुल आवेश और बटा में हो जाएगा विभव। क्लियर? विभव यानी कुल आवेश बटा में विभव, यानी Q बाई भी। क्लियर? बराबर पूछ रहा है कि एकांकी चालक यानी धारा के एकांकी चालक को दर्शाता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर, कुल आवेश बटा में विभव। यहां पर दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, कर किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। यानी कह रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार जो चालक है, गोलाकार चालक, उसके कह रहा है कि उसके भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। तो क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 0 होता है, क्योंकि भीतर पूछ रहा है, आवेशित गोलाकार के भीतर पूछ रहा है। अगर दोस्तों बाहर पूछता तो क्या हो जाता? सिग्मा बटा में ई नॉट हो जाता। अगर भीतर पूछे तो आप क्या लगाओगे? 0 लगा देना। क्लियर? तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, करा एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश है ना, आवेश घनत्व जो है सिग्मा है। क्लियर? इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, यानी इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ध्यान समझिए, करा एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश जो तो सिग्मा है, यानी क्षेत्र आवेश, क्षेत्र आवेश यानी क्षेत्र जो आवेश है, यानी क्षेत्र जो आवेश है वो क्या है? सिग्मा है। क्लियर? तो ये देखिए एक क्षेत्र है और इसका वो चालक आवेश क्या है? सिग्मा है। क्लियर? अब पूछ क्या रहा है आपसे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, पूछ रहा है कि इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा क्या? तो आपका हो जाएगा क्या दोस्तों? सिग्मा बटा में इप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 है, करा त्रिज्या आर की पृथ्वी की विद्युत धारिता होगी, यानी मान लीजिए अगर त्रिज्या आर की कोई एक पृथ्वी है, यहाँ पर देखिए मैंने त्रिज्या आर का एक पृथ्वी है, तो इसकी विद्युत धारिता क्या होगी, ये बात पूछ रहा है। तो इसकी विद्युत धारिता के बारे में पूछिए दोस्तों, तो लिख दीजिएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अगर आर रहेगा तो यहाँ पर आर लिखेगा, अगर छोटा आर रहेगा यहाँ पर तो छोटा आर लिखेगा। जबकि ये बोला है कि आर त्रिज्या यानी बड़ा आर त्रिज्या, तो यहाँ पर बड़ा आर त्रिज्या का बी इज द राइट आंसर है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोग फटाफट से क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और फटाफट से सभी लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, कराए किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के माध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है।
ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/r² के समानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। करा धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है दोस्तों? तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। वी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों सी है, करा 10 माइक्रो एवं -10 माइक्रो के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय के विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दो दिया है, 10 माइक्रो कूलम का दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 माइक्रो कूलम ए बिंदु पर, -10 माइक्रो कूलम का दिया है। तो पहले माइक्रो कूलम को मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, क्यू आवेश बराबर 10 × 10⁻⁶ कूलम। क्लियर। उसी तरह से दोस्तों दूसरा लिखेंगे, Q1 ये है, Q2 ये है, -10 × 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर। यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी क्या है? तो दोस्तों तो R बराबर 40 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में बदलना है तो किसका भागा लगाएंगे? 100 का लगा देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? R बराबर 0.4 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक आपका दूरी आ गया। क्लियर है। अब दोस्तों आपको सूत्र लगाना है क्या? बल बराबर, तो 1/4πε0 है ना, अगुणे Q1 Q2 बटा में R², ये आप लोग को लगाना है, ठीक है। इसका मान जानबे करते हैं, 9 × 10⁻9 होती है। क्लियर। तो लगा दीजिएगा, बल बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9, और ये Q1 का मान दिया है यहाँ पर दोस्तों 10 की पावर माइनस है, तो हो जाएगा -5 गुणे हो जाएगा इसमें 10 की पावर, दोस्तों ध्यान समझिए, इसका हो जाएगा गुणे 10 की पावर, है ना। 10 की पावर क्या हो जाएगा? गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 10 की पावर 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस का गुणा कर दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी बल जो है दोस्तों माइनस में आएगा। आर दूरी कितनी है? दूरी है दोस्तों 0.4। तो आप बल निकाल लीजिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा दोस्तों? कार्य। तो कार्य निकाल लीजिएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन एक जगह से दूसरे बिंदु तक जाएगा, तो विस्थापन कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। तो आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद निकालने के बाद उसके बाद दोस्तों करना क्या है आपको? ऊर्जा का सूत्र लगा देना। ऊर्जा इज इक्वल टू, है ना, कार्य बटा में समय। क्लियर। तो ये लगा दीजिएगा और आपका आ जाएगा जूल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लगभग सी इज द राइट आंसर, -2.25 जूल होगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 पर चलते हैं। कर आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं के आवेशों का योग होता है, ठीक है। कर आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है। क्या होता है दोस्तों? दोनों का योग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, 0 होगा। यानी संग्राहक मतलब जो पट्टिका कोई संधारित्र है, जैसे यहाँ पर ये संग्राहक का काम कर रही है, ध्यान समझिएगा। संग्राहक मतलब यहाँ पर ले रही है, और संघनन का मतलब ये क्या कर रही है ना, उसको ग्रहण कर रही है। तो दोनों का योग पूछ रहा है ना, आवेशों का योग पूछ रहा है, तो दोनों का योग क्या होगा? 0 होगा। जैसे पहला क्वेश्चन में दे रखी थी, बस सेम बात वही है। यहाँ पर संग्राहक पट्टिका बोल दिया और संघनन पट्टिका बोल दिया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों 21 से करा 1 एम्पियर बराबर होगा, यानी 1 एम्पियर बराबर, यानी आई बराबर क्या होगा दोस्तों? 1 कूलम्ब बटा में 1 सेकंड। क्लियर। यानी कहने का मतलब होता है दोस्तों, धारा आई बराबर, है ना, Q/T होता है। यानी समय के अकॉर्डिंग आवेश में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो ये यानी 1 एम्पियर धारा बराबर 1 कूलम बटा में 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में गुजरने वाली उस चालक से 1 कूलम आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, 1 कूलम बटा में 1 सेकंड। क्लियर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, अच्छे से अचीव भी कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 है, करा किसी चालक के संवहन वेग VD, है ना, VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, ठीक है। यानी किसी चालक के संवहन वेग यानी VD और E विद्युत क्षेत्र E के बीच में क्या संबंध होगा, ये बात दोस्तों पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों, है ना, VD समानुपाती E।
यानी संवहन वेग समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? बी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहां तक आप क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 है, ध्यान समझिएगा। कहा किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग प्रतिरोध और सेलों को शामिल करते हुए, यानी कह रहा है कि प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए, है ना, बिंदुओं के बीच में, यानी उस बिंदुओं के बीच में विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 से अधिक होगा, यानी ए इज द राइट आंसर, 0 से अधिक होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर दोस्तों 24 है। कह रहा है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। यानी प्रतिरोध अगर आधा कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। ठीक है, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है दोस्तों, उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है क्या होगी। तो ऊष्मा जो होगी दोगुनी हो जाएगी दोस्तों, दोगुनी। अगर यही प्रतिरोध पूछता तो 4 गुनी हो जाती। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25 है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर? प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है, तो ओ मीटर होता है। क्या होता है? ओ मीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों 26। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI इकाई होती है, यानी SI मात्रक पूछ रहा है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI मात्रक क्या होती है दोस्तों? तो इसका हो जाता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। तो ए इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे, मस्त से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 है। करा लारेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। ठीक है, लारेंज बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है किसके नियम से? तो फ्लोइम के दाएं हाथ के नियम से, फ्लोइम के बाएं हाथ के नियम से, एम्पियर के तैरने के नियम से, मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेंच के नियम से। तो मैक्सवेल के नियम से तो दोस्तों साफ गलत है। एम्पियर के तैरने का नियम, ये भी तो साफ गलत है। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ और फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर समझना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अकॉर्डिंग दोस्तों लागू होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 है। करा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन 28 बोल रहा है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है, यानी क्या अपरिवर्तित रहता है? गतिमान अगर कण हो जाए तो दोस्तों ध्यान समझिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चाल और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होती है दोस्तों? है ना, अपरिवर्तित, यानी ये बदलती नहीं है। बाकी चाल केवल चाल बदल जाता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा भी बदल जाती है, और केवल वेग कहे तो ये भी बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 से कह रहा है गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों उसकी ग्राह्यता बढ़ाकर बिल्कुल गलत ये तो है। कह रहा है उसका प्रतिरोध बढ़ाने पर, ये भी साफ गलत है दोस्तों। प्रतिरोध बढ़ाने पर कभी भी गैल्वेनोमीटर का शंट का उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, कह रहा उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, हाँ दोस्तों उच्च धारा से, है ना, गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा के लिए ये हुई होगा सी इज द राइट आंसर। उसे वोल्ट मापी से बदलने के लिए, ये तो साफ गलत है। वोल्ट मापी में बदलना नहीं जाता है। ठीक है, यानी उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 करा किसी यम द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण पर कण का तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? कण का तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लैम्डा इज इक्वल टू h/mb होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करा 31 करा निम्नलिखित में से किन पदार्थों की आवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से
कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है। क्या रखती है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। करा विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है। क्या रखती है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन में दिया अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अगर धारणशीलता अगर कम रहेगा तो बताइए, लोहा के बगल में अगर आप चुंबक रखिएगा, ये मान लीजिए मैग्नेट है और ये मान लीजिए लोहा है, मैग्नेट के बगल में आप चुंबक रखिएगा तो क्या कम धारणशीलता रहेगा, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। इसका मतलब कि कम धारणशीलता नहीं होगा, बिल्कुल गलत। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता, ये सही है दोस्तों, वी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, क्लियर होंगे। प्रश्न नंबर 33, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो टेस्ला होगा। क्या होगा, टेस्ला होगा, यानी वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 34, क्यूरी के ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी के ताप के ऊपर, अगर क्यूरी ने जो टेम्परेचर के बारे में बताया था, क्यूरी ने जो टेम्परेचर के बारे में बताया, अगर उससे ताप ज्यादा देता है किसी भी मेटल को, तो मेटल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा अनुचुंबकीय। क्लियर, यानी ये चुंबकीय की तरह व्यवहार नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी लोग फटाफट से क्लियर होंगे दोस्तों। एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है, कराए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, प्रेरण बोल दिया है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय नहीं बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, फैराडे। क्लियर, फैराडे ने सबसे पहले, है ना, एक चुंबक को किसी भी, है ना, किसी कुंडली में दोस्तों क्या किया, प्रवाहित किया था, जिसके कारण उसने बताया कि कुंडली में जब भी चुंबक को प्रवाह कराते हैं, मैग्नेट को भेजते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन उसके बाद इसने कुंडली के साथ साथ इसने ये भी बताया कि जब चुंबक और ये कुंडली और चुंबक में दोनों में रिलेशन है, इसका मतलब है कि अगर हम किसी कुंडली में धारा का प्रवाह करेंगे तो वह चुंबकित उत्पन्न होगा, जिसके कारण माइकल फैराडे ने सबसे पहले दोस्तों क्या किया, प्रेरण का खोज किया, यानी जिसे हम लोग चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं। प्रेरण का मतलब उसी के जैसा प्रेरित करना होता है दोस्तों, यानी जब ये चुंबकीय प्रेरण करेगा तो इसके प्रभाव से प्रेरित हो जाएगा। क्लियर, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 36, करें 1 में एल डब्ल्यू की इकाई होगी, एल डब्ल्यू, यानी 1 में डब्ल्यू नहीं है दोस्तों, इसे एल और ओमेगा कहिएगा। क्लियर, ये एल बटा में ओमेगा, तो एल क्या है दोस्तों, एल प्रेरक को बता रहा है, किसको, यानी प्रेरक को, प्रेरक को बता रहा है, और डब्ल्यू ओमेगा आवृत्ति को बता रहा है, आवृत्ति। क्लियर, तो पूछ क्या रहा है दोस्तों आपसे, इकाई है, किसकी इकाई है, किसी की नहीं है, इसमें किसी की भी नहीं है। क्लियर, इधर आर दिया है, इधर एल ओमेगा दिया है, इधर दोनों दिया है, इसमें किसी की भी नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, एल सी आर, एल सी और आर, एल का मतलब होता है प्रेरक, सी का मतलब कैपेसिटर, और आर का मतलब होता है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत से जुड़ा है, तो धारा का शिखर मान का महत्तम मान होगा यदि, ध्यान समझिएगा, यदि क्या हो, तो यदि हो जाएगा दोस्तों ओमेगा बराबर, ध्यान समझिएगा, ओमेगा बराबर 1 में रूट में, है ना, एल इंटू सी होगा। क्लियर, यानी ये आवृत्ति के लिए बताता है दोस्तों, आवृत्ति इज इक्वल टू 2 पाई, है ना, बाई ओमेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला है प्रश्न दोस्तों 38 है, करा एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, आई बराबर 60 साइन 100 पाई टी, तो धारा का वर्ग मध्य मूल मान तथा आवृत्ति होगी।
देखिए दोस्तों, जब भी आवृत्ति की बात कर रहे हैं, अगर धारा हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आवृत्ति का बात करेगा तो 50 हर्ट्ज होगा। क्लियर? आवृत्ति कितनी होगी दोस्तों? 50 हर्ट्ज होगी। यानी आवृत्ति जो है अगर 50 हर्ट्ज होती है तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है? वर्ग माध्य मूलमान। ठीक है, तो वर्ग माध्य मूलमान जो होता है दोस्तों, क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, है ना, ध्यान से समझिएगा, V इज द राइट आंसर। 30 करनी में 2 एम्पियर होगा धारा और 50 हर्ट्ज होगा। क्लियर है? 30 करनी में 2 एम्पियर धारा होगा और 50 हर्ट्ज होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग यहां तक मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? यहां पर जो 60 दिया है ना, उस 60 का हम आधा कर लेंगे तो 30 करनी में 2 कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से होता था दोस्तों, ध्यान समझिएगा। आई बराबर होता है आई नॉट बटा में 2 रूट में 2 होता है, ऐसे तो करिएगा क्या, ध्यान समझिए। यहाँ पर 60 का भाग तो हो जाएगा 30, 30 करनी में 2 और 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज। क्लियर यहां तक? यानी इसका आंसर हो जाएगा V इज द राइट आंसर। 30 करनी में 2 एम्पियर और 50 हर्ट्ज। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मस्त होंगे, क्लियर होंगे। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 39 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 है, करा उच्चई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। उच्चई ट्रांसफार्मर, ध्यान समझिएगा दोस्तों, वैसा ट्रांसफार्मर जिसे प्राथमिक कॉइल में फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। प्राथमिक कॉइल में फेरों की संख्या क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? उच्चई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तथा उसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है दोस्तों। द्वितीय कुंडली में हमेशा डीसी लाइन निकलता है और प्राइमरी कुंडली में हमेशा दोस्तों एसी लाइन प्रवाहित किया जाता है। उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को उच्चई ट्रांसफार्मर कहते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझने का प्रयास करना है दोस्तों। तो कह रहा है कि उच्च विभव और निम्न धारा। देखिए दोस्तों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होती है ना, उच्च विभव होती है और उसमें निम्न धारा होते हैं। इसका पहला ही आंसर सही होगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 है, क्रय प्रत्यावर्ती धारा के, है ना, मूल माध्य वर्ग मान और उसके शिखर मान का अनुपात होता है। देखिए दोस्तों, मूल मान, ठीक है, और शिखर मान दोनों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मूल्य मान जो होते हैं आई होते हैं, ठीक है, और उनके शिखर मान जो होता है करणी में 2 होता है। करणी में 2 इंटू आई होता है, तो आई इंटू आई से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटा का करणी में 2। तो 1 बटा का करणी में 2 देखिए कहां पर है दोस्तों? तो 1 बटा का करणी में 2, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ लिए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 41 है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरक वाले प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणीय प्रतिघात का मान है। यानी इसमें पूछ क्या रहा है दोस्तों? प्रतिघात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो प्रतिघात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओमेगा इंटू एल या एल इंटू ओमेगा, दोनों आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।